नहीं है। कुछ एक चीजें हैं, जैसे अगर आपको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, कुछ एक चीजें हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के रूप में हमने यहाँ रखा है। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन, मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मैं कितने दिन तक मेरे अंदर प्रोटेक्शन रहेगा, दिस हैज टू बी डिबेटेड। एक्चुअली क्या है कि यूजुअली जो वायरल वैक्सीन हैं वो ईयर्स टुगेदर, सालों साल तक वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है और यूजुअली लाइफ लॉन्ग होता है। बट क्या है, ये आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस में कभी कभी म्यूटेशन होते हैं। हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन होता है और हर साल एक नया वैक्सीन लगाना पड़ता है। सो समय के साथ ही हमें पता चलेगा कि ये प्रोटेक्शन कितना ड्यूरेशन है। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा। अब यहां पे देखिए कोवैक्सीन फिर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डीएनए बेस्ड या आरएनए वैक्सीन हैं वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को बता रहे हैं, और अगर स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया तो आपने जो एमआरएनए या डीएनए वैक्सीन लगाया है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने होल वायरस का इनएक्टिवेटेड होल वायरस का वैक्सीन लगाया है तो बाकी सारे एंटीजन भी उसमें आपको मिल गए हैं, तो अगर म्यूटेशन होता है फिर भी वो आपके लिए प्रोटेक्टिव होगा। इसलिए हमारा कोवैक्सीन बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, बेहतर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन दिए गए हैं एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। इफिकेसी इन हाई रिस्क ग्रुप, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो आप वैक्सीन मत लगाओ, गलत बात। रैदर उनको ज्यादा लगाने की जरूरत है जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये बीमारी कोविड-19 ज्यादा सीरियस होगा, उनमें वैक्सीन लगाना जरूरी है। कुछ एक लोग कहते हैं अगर 6 मिनट तक आप नहीं चल पा रहे हैं तो आपके अंदर वैक्सीन से होने वाले रिएक्शन को, साइड इफेक्ट को आप नहीं झेल पाओगे। भ्रांति है, गलत है। रैदर उन लोगों को वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बीमारी को नहीं झेल पाएंगे। साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप उससे परेशान हो। अब अगला प्रश्न है कि क्या ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से भी मुझे बचाएगा? समय ही बता सकता है। देखिए मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था वैक्सीन कैसे काम करता है। ये आपके अंदर वायरस को आने से नहीं रोक सकता, लेकिन जब आएगा तो उसको डेवलप होने से, रिप्रोड्यूस करने से, ग्रो करने से रोकेगा। तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रोकेगा या नहीं रोकेगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो ट्रांसमिशन ये रोकेगा। तो क्या ये ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेगा? तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलना बंद हो जाए, वो तब होगा जब हम बीमार होना बंद हो जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी, जब पॉपुलेशन में 60 या 70% पॉपुलेशन को जब इम्यूनिटी आ जाएगी तभी जाके इसको सेफ माना जाएगा और तभी वाकई माना जाएगा कि ट्रांसमिशन रुक गया है। अब लॉन्ग टर्म सेफ्टी, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे 2 साल बाद 5 साल बाद कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो देखिए वैक्सीन से जो यूजुअल साइड इफेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म जो 1 से 2 दिन में आते हैं, क्विक वाले एनाफाइलेक्सिस होते हैं तो सरकार ने कहा है कि आधा घंटा आपको रुकना है, उसके बाद अगले 1 से 2 दिन तक बुखार होगा तो सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। ये स्टडीज किए जा चुके हैं और लॉन्ग टर्म सेफ्टी यूजुअली 6 महीने तक वैक्सीन का देखा जाता है और जितने भी वैक्सीन हमारे पास हैं 6 महीने तक का डाटा आ चुका है। 6 महीने तक इस वैक्सीन से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म वैक्सीन समय के साथ ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इस बीमारी से साल भर से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नथिंग कैन बी टोल्ड। अब एक अलग प्रश्न आता है कि क्या मुझे वैक्सीनेशन होने के बाद मास्क लगाना चाहिए क्या, फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करना चाहिए क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ अभी जरूरी है। पिछला साल 2020 अगर कोविड-19 का साल था तो 2021 आपका मास्क और वैक्सीन का टाइम है। जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जब ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, तब जाके आपको मास्क लगाना बंद करना, और वो संभवतः 2021 तक ये बातें आ जाएगी जब आपकी हर्ड इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको मास्क लगाने की जरूरत ना पड़े। 2022 से शायद मास्क की जरूरत ना पड़े, लेकिन तब तक इसलिए लगाना है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन तो हो सकता है, ट्रांसमिशन तो हो सकता है। सो वी हैव टू यूज मास्क at least for 1 year more till we develop herd immunity. सेफ्टी ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन मैंने डिटेल में बात करी है। मैं बताऊंगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इफिकेसी, शायद म्यूटेशन हो जाए
जैसे कि अभी देखिए ब्रिटेन में म्यूटेशन हुआ है, साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन हुआ है, ब्राजील के म्यूटेशन हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो आपके एमआरएनए और डीएनए वाले वायरस इफेक्टिव नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओनली स्पाइक प्रोटीन। जबकि इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन है, ये पूरे वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनोजेनिसिटी के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगा। तो इनएक्टिवेटेड वायरस ज्यादा इम्यूनिटी देगा, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगा इन कंपैरिजन टू एमआरएनए वायरस और डीएनए वायरस, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एस प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहे हैं। मिक्सचर ऑफ वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? पहले ये वैक्सीन बाद में दूसरा वैक्सीन, नॉट इंडिकेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोई स्टडीज नहीं है इसलिए रिकमेंडेशन नहीं है। एचआईवी पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, सांस की बीमारी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए क्या? उनमें ज्यादा जरूरी है, दे नीड इट, बिकॉज उनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो सीरियस बीमारी होगी, दे शुड बी गिवन। एक बात है कि वैक्सीन से पहले हमें सीरोलॉजी करना चाहिए क्या, मेरे अंदर कितना एंटीबॉडी है देखने है क्या? जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की बात है तो बात अलग है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। दूसरे वैक्सीन के साथ मान लीजिए हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा रहे हैं, हम निमोनिया का वैक्सीन लगा रहे हैं, मिजल्स का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसके साथ टाइम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो उसके साथ टाइम का डिफरेंस एटलीस्ट 14 डेज का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, मेडिकेशन पे है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है, र्यूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें आप वैक्सीन लगाएंगे क्या? तो जहां भी 20 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन या इक्विवेलेंट डोज से ज्यादा डोजेस दिया जा रहा है, उसमें इम्यूनोसप्रेशन इतना रहता है कि आपका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स टू वैक्सीन नहीं होगा, तो उनमें वैक्सीन लगाने से फायदा नहीं है। लगा सकते हो, सेफ है, बट उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगा, कितना होगा कहना मुश्किल है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसे पेशेंट हैं, अगर उनके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग को रोका जा सकता है तो 4 वीक के लिए रोक दीजिए ताकि इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हो जाए। फिर 2 डोज लगाने हैं वैक्सीन के, उसमें 4 वीक लगेगा, और उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप में अगला 4 वीक लगेगा। तो अगर 12 हफ्ते 3 महीने तक इम्यूनोसप्रेसिव डोज को टेपर ऑफ कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या डोज को लेस करके 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन इक्विवेलेंट पे ला सकते हैं, तो वैसे पेशेंट में उतना दिन रोकने के बाद ही वैक्सीन लगाना चाहिए अगर संभव हो सके। वैसे वैक्सीन लगाने से कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है, लेकिन उनमें इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर होगा। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी में किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, क्या उसमें वैक्सीन दिया जाए? तो कहा जाएगा कि उनमें भी अगर आप सॉलिड ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस आप 2 महीना एक्स्ट्रा कर लो, पहले उसको वैक्सीन लगाओ तब सॉलिड ट्रांसप्लांट करो, क्योंकि जब आप उसको वैक्सीन लगा दोगे, जब आप उसको सॉलिड ट्रांसप्लांट करोगे तो उसका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दोगे, तो फिर अगर उस समय के बाद उसे कोविड-19 की इन्फेक्शन होगी तो बहुत सीरियस होगा। तो इसलिए वैसे पेशेंट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले वैक्सीन लगा ले, सॉलिड ट्रांसप्लांट बाद में करें। अब कीमोथेरेपी है, इसमें भी फिर पर्सनलाइज करना पड़ेगा। क्या हम कीमोथेरेपी को 3 महीने का इंटरवल दे सकते हैं, डिले कर सकते हैं? कर सकते हैं, तभी आप कीमोथेरेपी को डिले कीजिए, पहले वैक्सीन लगवा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कैंसर में कीमोथेरेपी हम डिले नहीं कर सकते, पेशेंट कैंसर से ही मर जाएगा, तो ऐसे केसेस में रिंग इम्यूनाइजेशन किया जाता है। रिंग इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है कि उस पेशेंट के कांटेक्ट में जितने लोग आने वाले हैं, हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स एंड स्टाफ नर्स या जो भी हैं मेडिकल प्रोफेशनल वो आएंगे, घर में जितने लोग आएंगे उसके कांटेक्ट में, चूंकि इस पेशेंट में कीमोथेरेपी है, इम्यूनिटी कम होगा, कोविड का इन्फेक्शन होगा, तो ये आदमी को अगर इन्फेक्शन हुआ तो सीरियस डिजीज होगी, तो हमें उसे इन्फेक्शन से बचाना है। अब उसे हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, तो क्या करना है, उसके चारों तरफ उसके कांटेक्ट में जितने लोग आएंगे उनको वैक्सीनेट कर दो ताकि उनको बीमारी ना हो, उनको बीमारी ना हो तो उस आदमी को बीमारी नहीं होगी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को रिसेंट कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए? गाइडलाइंस है, लेना चाहिए। इस पर डिबेट किया जा सकता है कि कोविड-19 से एक बार इन्फेक्शन हो गया तो शायद इम्यूनिटी हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो। अब म्यूटेशन नहीं होता है तो हमारे पास इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी, तो मुझे वैक्सीन की जरूरत क्या है? आज के डेट में ये पता नहीं है, सिर्फ समय ही बता पाएगा। ओनली टाइम कैन टेल मी कि इन्फेक्शन होने के बाद हमारे अंदर इम्यूनिटी कब तक रहती है। सो इट इज सेफर टू टेक वैक्सीन। मोस्ट क्या होगा, वैक्सीन लगाएंगे तो ये हमारे लिए बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। सो इट विल बूस्ट माय इम्यूनिटी। सो जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है 4 हफ्ते के बाद
आफ्टर गेटिंग निगेटिव आप में वैक्सीनेशन किया जाता है। अब फर्स्ट डोज के बाद अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो क्या आप ले सकते हैं सेकेंड डोज? रिकमेंडेशन है आपको लेना चाहिए। अब एक बात बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन लगने के बाद हमें बुखार आया तो हम क्या माने कि ये बुखार वैक्सीन के कारण है कि बीमारी के कारण है? तो लेट मी टेल यू, वैक्सीन के कारण जो बुखार आएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा, मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स में आएगा। तो पहले 2 दिन के अंदर अगर आपको बुखार, जुकाम, बदन दर्द हो रहा है, यू कैन कंसीडर दैट इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन। अगर 5वें दिन बुखार आया, 7वें दिन बुखार आया, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ फीवर एज यू डू इन एनी अदर डिजीज। दूसरे बीमारियों में भी जैसे बुखार का कारण ढूंढते हो वैसे ढूंढो। एक है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा की थेरेपी, अगर ली है किसी पेशेंट ने कोविड के दौरान तो उसे वैक्सीन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का लाइफ हमारे बॉडी में 90 डेज तक होता है। तो 90 डेज तक अगर वैक्सीन लगाएंगे तो वो एंटीबॉडी आके हमारे वैक्सीन को खत्म कर देगा, इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगी। तो कहा गया है वेट फॉर 90 डेज आफ्टर रिकवरी फ्रॉम दी COVID-19 डिजीज इफ यू हैव रिसीव्ड कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। 90 डेज के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। एंटीबॉडी टाइटर वैक्सीन के बाद करना है क्या? वंस अगेन दिस इज थ्योरेटिकल, आपको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर करना है, रिसर्च सेटअप में किया जाना है, रेगुलर नहीं करना है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। प्रेगनेंसी, आज के डेट में प्रेगनेंसी इज कंट्राइंडिकेशन बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर सेफ्टी ट्रायल्स नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, फाइजर वाला वैक्सीन जो है, फाइजर एंड बायोटेक वाला वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन, उन लोगों ने प्रेगनेंसी में ट्रायल किया है। आज की डेट में इंडिया में कहा गया है प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेना है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड बॉडीज के रिकमेंडेशंस को देखें, अमेरिकन गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का देखें, ब्रिटिश गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का देखें, तो उनने बोला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीजिए रिगार्डिंग दी सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट, और उनको तो जरूर वैक्सीन लगाइए। सो इट इज स्टिल डिबेटेबल। आज के डेट में भारत में कंट्राइंडिकेशन है, बट इन नियर फ्यूचर एक बार जब हमारे पास वैक्सीन के सेफ्टी डेटा प्रेगनेंसी में आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गिवन। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट न्यूज़पेपर में आया कि ब्लड थिनर जो ले रहे हैं या जिनको बीमारियां हैं जिसके कारण कि खून पतला हो जाता है या बहुत ज्यादा बहता, उनको वैक्सीन नहीं लेना है। गलत जानकारी दी जा रही है। ब्लड थिनर में कोई भी इंजेक्शन लेंगे तो वहां पे हिमेटोमा बनने की संभावना रहती है, वहां पे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो हमें कॉशस होना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन लगना हो, वैक्सीन लगना हो या सिंपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना हो, दर्द का इंजेक्शन लगना हो, यू हैव टू बी कॉशस। एंड कॉशन क्या है कि यू हैव टू प्रेस द इंजेक्शन साइट फॉर एक्स्ट्रा ड्यूरेशन। नॉर्मली हम 30 सेकंड तक दबा के छोड़ देते हैं, उन पेशेंट्स में आपको 3 मिनट से 5 मिनट तक उस स्पेस को दबा के रखना चाहिए जो कि ब्लड थिनर ले रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होंगे जो हार्ट वाले पेशेंट होंगे जिनमें ब्लड थिनर दिया जा रहा होगा, उनमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है कि भैया जब इंजेक्शन लगे तो आप थोड़ी देर तक एक्स्ट्रा बंद करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ये थे आज के इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप